नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका सिविक्स के इस सेक्शन में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सिविक्स का जो चैप्टर 2 है फेडरलिज्म उसको। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से जो चैप्टर है वो समझ में आ जाए, और मुझे मालूम है कि आप मेरे प्रयास को बेकार नहीं जाने देंगे और आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, मुझे ये आशा है। तो कृपया जब भी आपको समय मिले तो वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले चैप्टर 2 का ओवरव्यू क्या है। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से वर्टिकल डिवीजन होता है पावर का, अलग अलग जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनमें, जैसे सेंट्रल लेवल हो गया जिसको कि यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, उसके बाद स्टेट लेवल, लोकल जो पंचायत लेवल का है उनमें कैसे वर्टिकल डिवीजन होता है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन तो हम लोगों ने जाना था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में कैसे होता है। तो ये वर्टिकल डिवीजन को, और कौन कौन से मेजर फॉर्म है पावर शेयरिंग के मॉडर्न डेमोक्रेसी में, वो हम लोगों ने जाना था। और इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे कि पावर शेयरिंग का कैसा प्रकार है। उसके बाद मोस्ट कॉमनली क्या फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म है वो है क्या, यानी फेडरलिज्म मतलब संघवाद। पूरा जो कंट्री है वो अलग अलग ग्रुप है जो एक साथ मिलकर के रन करता है। और हम लोग शुरुआत करेंगे इसमें फेडरलिज्म को डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले जनरल टर्म्स में। उसके बाद बाकी का जो चैप्टर इसमें रेस्ट है उसमें थ्योरी और प्रैक्टिस फेडरलिज्म इन इंडिया किस तरीके से होता है। उसके बाद और डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या क्या है, किस किस चीज़ों को फॉलो किया जाता है, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या पॉलिटिक्स है, और किस तरीके से फेडरलिज्म को ताकत प्रदान किया जाता है कि वो अच्छे से कार्य करे। और इस चैप्टर के अंत में लोकल गवर्नमेंट जो 3 टायर्स है इंडियन फेडरलिज्म के उसके बारे में। तो यहाँ जो अभी पार्ट 1 ही, क्योंकि वीडियो को छोटा करने का कोशिश किया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो यहाँ केवल पार्ट 1 में कुछ पोर्शन को कवर करेंगे और बाकी पार्ट 2 में जो रेस्ट पोर्शन होगा उसको। तो सबसे पहले फेडरलिज्म के डिफिनेशन से हम लोग चलते हैं। तो पीछे अगर जाएंगे तो हम लोगों ने देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका के जो गवर्नमेंट थी उनमें कैसा डिफरेंस था। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ चुके थे हम लोग। इसमें फिर से रिकॉल करेंगे क्या क्या जो चेंजेज हुई थी, क्या क्या जो बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन थे उनमें क्या बदलाव हुई थी, जिसके कारण जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उनके पावर को कम कर दिया गया था, और पावर जो था वो रीजनल जो गवर्नमेंट्स थे, जो क्षेत्रीय गवर्नमेंट्स थे उनको भी दे दिया गया था। रीजनल गवर्नमेंट जो थे वो बेल्जियम में एग्जिस्ट करते थे बहुत पहले से ही, लेकिन उनका रोल और पावर उनका भी कुछ था, लेकिन उस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और बाकी जो गवर्नमेंट थी उनमें। और 1993 में हुआ क्या कि रीजनल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिया गया, संवैधानिक पावर, और वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं थे। तो बेल्जियम जो था वो किस तरीके से यूनिटरी से, मतलब वहाँ पे पहले अकेले एक शासन थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट था और वही पावर प्रोवाइड कराता था लोकल गवर्नमेंट को। तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट था, और कैसे वो चेंज होकर के फेडरल फॉर्म में आया, यानी कि सभी को पावर का अपना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और श्रीलंका की अगर बात देखते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिकल पर्पस क्या था कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है चलाना है। यहाँ पे नेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं उन्हीं को सारा पावर दे दिया गया था, बाकी दूसरों के पास पावर नहीं था। और जो तमिल लीडर्स थे, वहाँ के जो तमिलवासी थे, वो चाहते थे कि श्रीलंका जो हो वो फेडरल सिस्टम पे काम करे, मतलब सभी जो संघ हैं उनके पास अपना अपना अधिकार हो, सबके पास कुछ खास पावर हो। तो फेडरलिज्म जो होता है वो गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है जिसमें कि पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी और उसके वेरियस जो कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स हैं, जो कंट्री के अलग अलग जैसे राज्य हैं हमारे कंट्री में, उनमें किस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कैसे पावर बांटा जाता है, हर एक के पास अलग अलग शक्ति होता है। तो यही है फेडरलिज्म। और यूजुअली हम फेडरलिज्म को 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट जानते हैं कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होता है। एक गवर्नमेंट जो कि पूरे देश का होता है, और दूसरा जो कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि राष्ट्र हित में होना चाहिए। तो कुछ सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो दूसरे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो। तो दूसरा जो है गवर्नमेंट्स का लेवल वो प्रोविंसेस या स्टेट होता है, मतलब जो राज्य है वो क्या करेगा कि अपना डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग करेगा, केवल अपने राज्य तक ही वो सीमित रहेगा, राज्य से बाहर नहीं। तो ये जो दोनों लेवल है गवर्नमेंट का, इनके पास कुछ अपना इंडिपेंडेंट पावर्स होता है, मतलब वो स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो भी ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ये सब फेडरलिज्म गवर्नमेंट है, यानी रसिया हो गया, इधर इंडिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया,
ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्पेन, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब जो हैं वो, इधर मैक्सिको है, ये जितने भी हैं ये सब फेडरलिज्म गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ संघवाद का सरकार है। अब आगे देखते हैं कि फेडरलिज्म जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट से कैसे अलग है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में होता क्या है कि या तो जो पावर है वो एक लेवल के गवर्नमेंट के पास रहता है, या फिर उसके जो सब यूनिट्स हैं, सबऑर्डिनेट यूनिट्स हैं, उनको पावर दिया जाता है, तो वो भी किसके द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर पास करते हैं प्रोविंशियल को या फिर लोकल गवर्नमेंट को, उनको मतलब मानना पड़ता है। लेकिन फेडरल सिस्टम में है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी करने के लिए नहीं कह सकता, मतलब उन पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं थोप सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना खुद का पावर होता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए जवाब देने के लिए, मतलब उसको ज़रूरी ही नहीं है, मतलब अपना वो कार्य कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्हें जवाब किनको देना पड़ता है, तो जो दोनों गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गए, उनको लोगों को जवाब देना पड़ता है जो भी वो कार्य करते हैं उसके लिए। अब हम देखेंगे कि क्या क्या फेडरलिज्म के फीचर्स हैं, उनके क्या गुण हैं। तो फेडरलिज्म में होता क्या है कि दो या दो से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, मतलब जिसको हम टायर्स भी कह सकते हैं, अलग अलग दो या दो से अधिक टायर होंगे, कम से कम एक टायर नहीं होगा फेडरलिज्म में। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो एक ही सिटीजन को गवर्न करते हैं, मतलब एक ही सिटीजन पे शासन करते हैं, लेकिन अलग अलग टायर का अपना अलग अलग जुरिडिक्शन होता है, अलग अलग जो अदालत होता है वो अलग होता है, और उनके स्पेसिफिक मैटर्स होते हैं, मतलब केवल उन्हीं मैटर पे वो कुछ कर सकते हैं। अलग जो टैक्स लेने का है वो बटा हुआ रहता है, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग बटा हुआ रहता है, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का। और जुरिडिक्शन जो है वो क्या होता है कि हर एक गवर्नमेंट का स्पेसिफाइड रहता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब जो संविधान है हमारा, वो स्पेसिफाइड जुरिडिक्शन प्रोवाइड कराता है अलग अलग जो टायर्स हैं गवर्नमेंट के उनको। तो इस कारण से इनका जो गवर्नमेंट का हर एक टायर है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, यानी हमारा जो संविधान है उनको गारंटी दिया है कि हाँ आप अपना अलग अलग टायर बना सकते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है वो अलग रह सकते हैं, वो सेंट्रल पे डिपेंडेंट नहीं है। अब फंडामेंटल प्रोविज़न क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो खुद से कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता है, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट में खुद को नहीं बदल सकता है, और कुछ भी इस तरीके के चेंज करना है तो बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट से सलाह लेना ही होगा। कोर्ट के पास ऐसा पावर रहता है, उनके पास ऐसा शक्ति है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अगर हो रहा है, कोई भी अगर मुद्दा है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो उसको वो सॉल्व करे। और अगर जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में पावर को लेकर के या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के अगर कोई विवाद होता है, तो उसका फैसला उस कंट्री का जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वही करता है, वही एम्पायर होता है, जैसे कि हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है। अब जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि उनको जो टैक्स वगैरह मिलता है वो कहाँ से मिलता है, उनका खजाना कैसे भरता है, तो वो अलग जो है अलग अलग फाइनेंस जो उनका स्पेसिफाइड किया गया है कि हाँ जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट हैं तो आप यहाँ से टैक्स ले सकते हैं इन चीज़ों पर, और स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं वो वहाँ से टैक्स लेते हैं। तो ये हो गया सिक्स्थ। अब जो है सेवेंथ कि फेडरल सिस्टम जो है उसका ड्यूल ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब दो उद्देश्य होता है। पहला कि कंट्री का सेफगार्ड करना, मतलब उसका सुरक्षा करना, और कंट्री के अंदर एकता बनाए रखना। जबकि सेम टाइम वो करता क्या है कि रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि कोई भी क्षेत्रीय जो विविधता है, जो अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग टाइप के रिलीजन के लोग रह रहे हैं, उनका विविधता भी बनाए रखे, उनको खतरे में ना पड़ने दे। इस कारण से दो एस्पेक्ट जो हैं वो बहुत क्रूशियल हैं किसी भी फेडरलिज्म के लिए, मतलब कोई भी अगर फेडरलिज्म का पालन करता है तो ये दो चीज़ें उनको मानना होगा। और गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग लेवल पे वो करते क्या है कि कुछ रूल्स होते हैं पावर शेयरिंग के, उन पे वो लोग सहमत होते हैं, और वो उनको ट्रस्ट करना पड़ता है। कुछ भी जो एग्रीमेंट्स हैं उन पे एक दूसरे पे भरोसा करना होता है। और कोई भी जो आइडियल फेडरल सिस्टम है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, क्या, तो सबसे पहला म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी एक दूसरे पे भरोसा होना, और दूसरा कि जो भी एग्रीमेंट हो रहा है टू लिव टुगेदर, मतलब ऐसा एग्रीमेंट करें कि हम लोग साथ साथ चलें। तो
क्या है, अब एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब जो अलग अलग जो फेडरलिज्म है, फेडरेशन है, मतलब फेडरलिज्म जो गवर्नमेंट है उनमें अलग अलग टाइप का होता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना पावर है उतना ही पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। तो ये बैलेंस डिपेंड करता है उसके ऐतिहासिक, मतलब प्राचीन काल में, मतलब उसका कैसा कंटेक्स्ट रहा था जब वहाँ पे फेडरेशन बन रहा था, उसी के आधार पे उनका पावर का शेयरिंग होता है। तो देखते हैं कि दो काइंड्स है पावर शेयरिंग का, कि किस तरीके से फेडरेशन बना है। तो पहला जो रूट है जिसमें कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स, बहुत सारे जो स्वतंत्र राज्य हैं वो एक साथ आए और वो मिलकर के एक बड़ा सा यूनिट बनाए, ताकि उनका जो एकता है वो बना रहे और उनका एक अलग पहचान हो और उनके देश का सिक्योरिटी भी बढ़े, मतलब सुरक्षा अच्छे से हो जब सब लोग एक साथ आ जाएंगे। तो इस टाइप के गवर्नमेंट, जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट है, फेडरेशन है, उनको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें कौन कौन से कंट्री हैं इस टाइप के, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। और फर्स्ट कैटेगरी जो ये है कमिंग टुगेदर, इसमें होता क्या है इस टाइप के फेडरेशन में, कि बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स स्टेट्स जो हैं उन सब के पास बराबर पावर होता है और वो एक जैसे ही सब लोग स्ट्रांग रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के पास कम पावर है, किसी के पास ज़्यादा पावर है। तो इस टाइप के फेडरल गवर्नमेंट में सबके पास बराबर अधिकार होता है, बराबर शक्ति होता है। सेकेंड रूट है फेडरलिज्म का, कि एक बड़ा सा कंट्री है, अगर उसको फेडरलिज्म बनाना है और उसके पावर को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो वो बहुत सारे स्टेट में अपने कंट्री को बांट दे। स्टेट हो गया, कंस्टिट्यूएंट स्टेट, और एक नेशनल गवर्नमेंट हो गया। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, तो इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, ये सब एग्जाम्पल हैं इस टाइप के। और इस टाइप के जो फेडरलिज्म है, फेडरेशन है, उनको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी सब लोग एक तरीके से होल्ड करके रह रहे हैं। और सेकेंड जो कैटेगरी है ये होल्डिंग टुगेदर, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मोर पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू स्टेट्स, और बहुत कम ही होता है डिफरेंट, इसमें कि डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स जो है फेडरेशन के, उनके पास अनइक्वल पावर हो। मतलब जो भी छोटे छोटे जो स्टेट्स हो गए उनमें लगभग सभी के पास बराबर अधिकार होता है। कुछ यूनिट जो है उनको कुछ खास पावर भी दिया हुआ रहता है। अब देखते हैं कि क्या क्या जो कारण है जो कि हमारे कंट्री इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। तो पहले ही हमने देखा कि स्मॉल कंट्री जैसे कि बेल्जियम और श्रीलंका में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनमें विविधता बनाए रखने के लिए, विविधता को मैनेज करने के लिए। तो क्या होगा, जो इंडिया जैसा इतना बड़ा कंट्री जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, इसमें क्या होगा, किस तरीके से यहाँ पावर शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हमारे कंट्री में वो मेंटेन रह पाएगा। तो शुरुआत करते हैं विथ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे देश के संविधान से। तो इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट नेशन हुआ बहुत ही दर्द के साथ, क्योंकि जैसे ही ये आज़ाद हुआ था तो इसका खूनी एक क्या हुआ, पार्टीशन हो गया। मतलब ये बट गया तीन भागों में अगर माना जाए तो, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और जल्द ही इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी राजा के अधीन बहुत सारे राज्य थे, उन सबको मिला करके कंट्री का पार्ट बनाया गया और ऐसा संविधान डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का ये संघ है। जबकि ये जो इंडिया हमारा है वो फेडरेशन वर्ड यूज नहीं करता है, क्योंकि लेकिन जो इंडियन यूनियन है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को मानता है, उसी पे आधारित है। तो हम देखेंगे कि 7 जो फीचर्स हैं फेडरलिज्म के वो कैसे इंडिया पे फॉलो होते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फीचर्स हैं वो अप्लाई करते हैं हमारे जितने भी प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सब पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ओरिजिनली प्रोवाइड क्या कराता है कि 2 टायर्स ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स हैं हमारे यहाँ। यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और इनका रिप्रेजेंट हमारा यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो यूनियन है, संघ है, वो करता है। और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट्स। तो और लेटर बाद में क्या हो गया कि 3 टायर्स ऑफ फेडरलिज्म को ऐड कर दिया गया, और उसके कारण और क्या बना, तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। और जैसे किसी भी फेडरेशन में ये जो डिफरेंट टायर्स हैं उनके पास अपना जुरिडिक्शन होता है, न्यायिक प्रणाली होती है, तो वैसा ही इंडिया में भी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली क्या करता है कि 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन करता है लेजिस्लेटिव पावर का।
बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीचों में जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो तीन कौन कौन से हैं, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर्स को, लेजिस्लेटिव पावर्स को। तो पहला है यूनियन लिस्ट। इसमें वैसे मुद्दे आते हैं जो कि राष्ट्र हित के लिए हैं, जैसे कि कंट्री का जो सुरक्षा हो गया, डिफेंस ऑफ द कंट्री, उसके बाद जो विदेशी मामले हो गए, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन यानी दूरसंचार, और पैसे से रिलेटेड करेंसी। और इनको लिस्ट में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन पॉलिसी पे हमको एक ही चीज़ को देखना पड़ता है, क्योंकि ये पूरे देश के हित के लिए है। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है कि इसके लिए अकेले कानून बनाती है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, इन मुद्दों से रिलेटेड, और उसको रखा जाता है यूनियन लिस्ट में। अब आ गया स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में कुछ जो मुद्दे हैं वो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस से हैं, मतलब उनको पूरे कंट्री लेवल पे नहीं देखा जा सकता है। जैसे कि पुलिस हो गया किसी स्टेट का, किसी स्टेट के अंदर का जो व्यापार हो गया, वहाँ का कॉमर्स, वाणिज्य, वहाँ का कृषि, किस तरीके से सिंचाई व्यवस्था है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स करती क्या है यहाँ कि वो अकेले इन सब पे जो फैसला है वो अकेले फैसला लेती है, और इन सारे मुद्दों को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो स्टेट लिस्ट में रखते हैं। अब तीसरा जो लिस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट है। इसमें वैसे मुद्दे आते हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट के, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी उतने ही हैं, उतने ही वैल्यू रखते हैं जितना कि स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। जैसे कि एजुकेशन हो गया, शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियंस यानी व्यापार का जो यूनियंस बना हुआ है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार करते हैं या फिर दूसरे कंट्रीज में भी। उसके बाद मैरिज से हो गए रिलेटेड, एडॉप्शन से हो गए, या फिर सक्सेशन यानी किसी चीज़ पे किसी का अधिकार है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के लॉ बनाते हैं जिसको कि हम लोग कंकरेंट लिस्ट में रखते हैं। यदि इन लॉ पे कोई अगर कन्फ्लिक्ट आ जाता है एक दूसरे के बीच में, तो जो यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ बनाया गया है उसको प्राथमिकता दिया जाता है। तो क्या ये जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं? तो वैसे सब्जेक्ट्स, वैसे मुद्दे जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया। तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट्स के पास ऐसा पावर है कि जो भी बचा हुआ जो मुद्दा है लेजिस्लेटिव का वो अपने पास रखे। तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि बहुत सारे जो फेडरेशन हैं वो होल्डिंग टुगेदर से बने हैं और उनके पास इक्वल पावर नहीं है। तो हमारा कंट्री भी होल्डिंग टुगेदर है, इसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स हैं। तो जैसे सारे स्टेट जो हैं इंडियन यूनियन के, उनके पास आइडेंटिकल पावर है, मतलब अपना अपना पावर नहीं है। इंडियन यूनियन के हर एक के पास एक समान पावर नहीं है। कुछ स्टेट जो है उनके पास स्पेशल स्टेटस है, जैसे जम्मू कश्मीर के पास था, अभी वो नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उनमें बहुत सारे प्रोविजंस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं थे उस स्टेट में। और यहाँ कोई भी अगर कुछ भी कार्य करना होता हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वहाँ के स्टेट असेंबली से अप्रूवल लेना पड़ता था। तो इंडिया जो है वो अब इंडियन जो परमानेंट रेसिडेंट्स हैं वो उस स्टेट में लैंड और हाउस नहीं खरीद सकते थे, और इसी तरीके से कुछ प्रोविज़न जो हैं वहाँ पे उस स्टेट को, स्टेट ऑफ इंडिया दूसरे मतलब कि भारत के जो दूसरे राज्य हैं उसमें भी कुछ इस टाइप का थोड़ा प्रोविजंस हैं। तो उनको देखते हैं कि कुछ यूनिट्स हैं इंडियन यूनियन के, उनके पास बहुत कम पावर है। जैसे जम्मू कश्मीर के पास तो बहुत ज़्यादा पावर था, कुछ ऐसे यूनिट्स हैं उनके पास बहुत कम पावर है। तो वो एरिया जो है वो बहुत छोटे हैं, वो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं लेकिन उनको इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं रखा गया है। जैसे ये एरिया हो गए हमारे चंडीगढ़, लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, इनको यूनियन टेरिटरीज, अब दिल्ली को तो स्टेट बना लिया गया है लेकिन ये दोनों अभी चंडीगढ़ और लक्षद्वीप जो है वो यूनियन टेरिटरीज ही हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन टेरिटरीज के पास कुछ अपना पावर नहीं है, स्टेट का कोई पावर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर है कि इन एरिया को वो चलाता है, इसलिए इनका नाम रहता है केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वहाँ पे शासन करे। और यहाँ जो शेयरिंग होता है पावर का यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, वो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी भी संविधान का। और ये ईजी नहीं है कि किसी तरीके से हम लोग इसमें बदलाव कर दें, जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उसमें हम लोग बदलाव कर दें। पार्लियामेंट जो है वही केवल इसमें इस अरेंजमेंट में वो चेंज कर सकता है। तो कोई भी अगर बदलाव करना है तो सबसे पहले उसको पार्लियामेंट के दोनों जो सदन होते हैं उसमें
उस बिल को पास कराया जाता है और लगभग 2/3 बहुमत से अगर उस बिल के समर्थन में लोग आते हैं, उस जो चेंजिंग है उसके समर्थन में लोग आते हैं, तभी ये बदलाव होता है। ऐसा ही हुआ था जम्मू कश्मीर के केस में। तो इट हैज़ बिन रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेटिव ऑफ लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल सीट्स, और इसमें जो टोटल स्टेट्स हैं उसके लगभग आधे लोग शामिल होते हैं। जुडिशियरी जो है, न्यायिक प्रणाली, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं या प्रोसीजर्स हैं उनको देख रेख वो करती है हमारी जुडिशियरी यानी न्यायिक प्रणाली। तो यदि कोई भी केस है, किसी भी अगर वाद विवाद है, कोई मुद्दा है डिवीजन ऑफ पावर को लेकर के, यानी कि जो पावर है उसके बंटवारे को लेकर के, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन लेती है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उनके पास पावर है कि वो अपने रिसोर्सेज को रेज करें, यानी अपना खजाना बढ़ा सकते हैं, लिविंग टैक्सेज मतलब टैक्स को लेकर के, और अपने सरकार को चला सकते हैं, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है उसको वो भरण पोषण कर सकते हैं। अब जो है, अब देखते हैं कि किस तरीके से जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर का शेयरिंग है। तो एग्जांपल से, तो पोखरण एक जगह है जहां पे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ये राजस्थान में लाई करता है। तो मान लीजिए कि अगर जो राजस्थान के गवर्नमेंट है वो अपोज कर देती सेंट्रल गवर्नमेंट के न्यूक्लियर पॉलिसी को, तो क्या हमारा जो सरकार है वो वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर पाती? तो क्या होता अगर पावर शेयरिंग अच्छे से नहीं होता उनके बीच में? तो अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल कि जो सिक्किम गवर्नमेंट है उन्होंने प्लान क्या किया था कि नया टेक्स्ट बुक अपने स्कूल के लिए चलाएं, मतलब जो भी स्कूल्स हैं उनमें नया टेक्स्ट बुक। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट जो है उसे ये पसंद नहीं आया उस टेक्स्ट बुक का स्टाइल और उसमें जो जो कंटेंट थे। तो इस कारण से इस केस में क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको परमिशन लेने की ज़रूरत है यूनियन गवर्नमेंट से? तो पावर अगर शेयरिंग है तो उनको लेना पड़ेगा किसी भी नए बदलाव को करने से पहले, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है और ये दोनों से संबंधित है। और फर्स्ट वाला जो पोखरण का जो केस था वो कंट्री से रिलेटेड था, मतलब वहाँ के जो सुरक्षा है उससे रिलेटेड, तो उसको तो करना ही पड़ता। अब सपोज कर लीजिए कि जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं या छत्तीसगढ़ के या उड़ीसा के, उनके अलग अलग पॉलिसीज हैं, अलग अलग नियम हैं कि नक्सलाइट को किस तरीके से वो हैंडल करें, मतलब वहाँ जो नक्सलवाद है उसको किस तरीके से। तो क्या प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं वो कुछ ऐसा ऑर्डर पास कर दें इन चीफ मिनिस्टर के लिए जिसको कि पालन करना हो? तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कंट्री के फायदे से रिलेटेड है। तो देखिए कि किस तरीके से हमारा इंडिया 1947 के टाइम में था, तो इतना सारा था। ये इधर पाकिस्तान और इधर जो बांग्लादेश का जो पार्ट है वो भी इंडिया में शामिल था। तो किस तरीके से अब फेडरलिज्म जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद।